है ना, जो श्रद्धा का महत्व समझ लिया था। ईड़ा और श्रद्धा में कौन महान है? श्रद्धा महान है, ईड़ा महान नहीं है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ईड़ा ही महान है। कुछ विद्वान ये कहते हैं आखिरी में आपको किसकी बात माननी है कि अगर इस दुनिया में केवल भावना ही रहेगी तब भी बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर केवल बुद्धि ही रहेगी तब भी बात नहीं बनेगी। तो ईड़ा क्या है? साधन है। और जो साध्य क्या है? श्रद्धा है। यही निष्कर्ष देना है। ईड़ा जो साध्य है और ईड़ा जो है वो साधन है, और श्रद्धा क्या है? साध्य है। कामायनी एक असफल कृति है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा। क्या लगता है? कामायनी असफल है, ऐसा मान लिया जाए? कामायनी असफल कृति है। कामायनी एक असफल कृति। क्या ये माना जा सकता है असफल है? तीन चार ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा है असफल है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे कि बहुत सारे इंद्रनाथ मदान उन्होंने लिखा है, एक उनकी एक लेख लिखा है इंद्रनाथ मदान ने, कामायनी एक असफल कृति। इसी से ये बात निकल के आती है। इंद्रनाथ मदान, ये बात लिखी है इंद्रनाथ मदान ने। इंद्रनाथ मदान, उन्होंने एक लेख लिखा, कामायनी एक असफल कृति। लोग नहीं चाहते हैं कि कोई सफल हो, वैसे भी कहाँ कोई किसी को सफल देखना चाहता है। तो इंद्रनाथ मदान ने लिख दिया कि कामायनी असफल कृति है। और कुछ लोग कहते हैं इसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है, और मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा इसकी प्रासंगिकता कैसे है। कहने दीजिए, बड़े बड़े कभी कभी बहुत बड़े लोग भी कुछ बोले तो बहुत लोड नहीं लेना है। हाँ, उनकी बात को कोट करना है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आखिर में निष्कर्ष क्या दिया जाएगा। तो यहां पर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो बता रहे हैं। इसके अलावा रमेश कुंतल मेघ की चर्चा हुई थी आपके सामने। एक विद्वान है रमेश कुंतल मेघ, वो भी कहते हैं कि नहीं, असफल है। एक्चुअल में अगर इन्होंने बोल दिया तो ये चाहेंगे कि हमारे सहयोगी खड़े हो जाएं। तो रमेश कुंतल मेघ को देखोगे तो वो भी कहते हैं कि नहीं, असफल कृति है। इसके अलावा आप देखोगे तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी भी कहते हैं असफल है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर तो आपको समझ में ही आ गया था कि पीछे ही पड़े थे, जो श्रद्धा के पीछे पड़ गए थे। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर मुक्ति बोध भी कह रहे हैं, नहीं ठीक कह रहे हैं आप लोग, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी टीम का मेंबर हूं। तो गजानन माधव मुक्ति बोध भी कह रहे हैं नहीं, सही बात है। और अगर आप देखें तो डॉक्टर नामवर सिंह भी इसी में कहीं ना कहीं हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं कि नहीं ठीक है, बात तो सही कह रहे हो। डॉक्टर नामवर सिंह वर्तमान हिंदी समीक्षा के सबसे बड़े नाम है, डॉक्टर नामवर सिंह। अब तो रहे नहीं दुनिया में, लेकिन हमारा सौभाग्य रहा, मैं इनकी एक दो लेक्चर में रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। आते थे बहुत, जो सुलझे हुए व्यक्ति थे, स्पष्ट एकदम, जो बेबाक अपनी बात रखते थे। लेकिन जब ये पता चल जाए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं तो इसका बड़ा वो हो जाता है। ये था इनको कि बहुत बड़े विद्वान थे हिंदी साहित्य के, और तो ये जेएनयू में भी थे प्रोफेसर। तो बहुत अच्छा सम्मान था। और जो मार्क्सवादी हिंदी समीक्षा है, क्योंकि आप जानते हैं जेएनयू मार्क्सवाद का गढ़ है, और हिंदी साहित्य में भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है, उसके बहुत बड़े वो थे। लेकिन ठीक है, अब इन लोगों ने अपनी अपनी ये बात बताई है कि भाई कामायनी असफल है। असफल क्यों? कुछ
अधिकतर लोगों का यह मानना है कि इसका अंत जो है वो दुखांत हो रहा था, सब खत्म हो जाता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके दुखांत नहीं होने दिया, अचानक बदल दिया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक दुखांत अंत को कल्पना लोक में लेकर चले गए हैं। तो ये बात ये कही जाती है, जो पहला आरोप है कि एक दुखांत अंत को कल्पना लोक में ले गए हैं। कहां ले गए हैं? कैलाश। वहां पे 3 तत्वों में साम्यता हो गई। फिर श्रद्धा मनु बैठ के वहां पे सारे जानवरों की सेवा कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं। मनु के अंदर की सारी भावनाएं समाप्त हो गई हैं। अब मनु जो है आनंदवाद में है। ये कह रहे हैं आधुनिक युग में ऐसा संभव नहीं है। आधुनिक समय में इसी संसार में जीना है, जीना यहीं, मरना यहीं, इसके सिवा जाना कहाँ? नहीं, जाना है ना, यहीं मरना है और यहीं जीना है। लेकिन श्रद्धा मनु को कहां ले गई? कैलाश। तो कैसे ठीक मान लिया जाए? मुक्ति बोध और दिनकर ने तो यहां कहा है कि जो मनु है उसको वास्तविक समता की खोज करनी चाहिए। वास्तविक समता मिलती संसार में, लेकिन उसने नहीं खोजा। मनु समरसता की खोज कर रहा, आनंदवाद की खोज कर रहा है। ये वही वाली बात हो गई कि सबकी मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब अपनी ही मुक्ति नहीं हुई तो सबकी मुक्ति क्या ही करेंगे। अपनी ही मुक्ति नहीं हुई तो सबकी मुक्ति कैसे हो सकती है? लेकिन ठीक है, यहां पर यही आरोप लगाया जा रहा है। मुक्ति बोध तो कह रहे हैं कि मनु को वास्तविक समता की खोज करनी चाहिए थी, लेकिन वो काल्पनिक समरसता की खोज करता है। एक ऐसी दुनिया होगी जहां सब समरस होगा और उससे जीवन पार हो जाए। दूसरी बात, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, एक पॉइंट ये हो गया। तो दूसरी बात क्या है? मैं बोलता रह रहा हूं, आप लोग को समझ में आए तो लिख भी दो, अपने हिसाब से लिखते जाओ, जैसे सुनते हुए लोग लिखते हैं ना। जब आप अधिकारी हो जाएंगे तो आपको एक मिलेगा स्टोनो। क्या मिलेगा? स्टोनो। स्टोनो बाबू ही होता है सब इंस्पेक्टर रैंक का, अलग अलग जगह सब जगह मिलता है। उसको जो शॉर्ट हैंड भी सिखाई जाती है और वो पूरा भी लिखता है। आप बोलेंगे वो लिखता जाएगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसने कब आपकी पूरी बात लिख ली, लेकिन वो लिखता है। इससे अगर आप पत्रकारों को देखेंगे वो भी ऐसे ही करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो आपने डिबेट सुनी उसमें आपने क्या सीखा। ये तो आपको लिखाना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि रामधारी सिंह दिनकर ये भी कहते हैं, जो दूसरा आरोप है, आक्षेप है कि कामायनी असफल कृति है, कहते हैं कि महिलाओं को लेकर जो इनकी दृष्टि है कामायनी में, वो एक असफल दृष्टि, असफल रचना है। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा का इतना महिमा मंडन कर दिया है कि श्रद्धा ऐसा ना हो गई हो, लग रहा है कि हूर है कहीं की, मतलब ऐसी ही महिला होनी चाहिए। महिमा मंडन किया है श्रद्धा। और ये यथार्थ व्यक्तित्व तो नहीं लगता, मतलब ये नहीं लगता कि नेचुरल व्यक्तित्व है श्रद्धा। ठीक है, ऐसा लगता है कि मध्यकालीन रोमांटिक छवि है श्रद्धा की। एक ऐसी महिला है जो मध्यकालिक है, जो रोमांटिसिज्म से भरी हुई, रोमानियत से भरी हुई है, वैसी छवि है। श्रद्धा जैसी नारी अगर हो भी जाए समाज में तो क्या होगा? दिनकर जी कहते हैं ऐसी महिलाएं उपकरण की तरह से इस्तेमाल होंगी, वस्तु। आज के समय में इसी बात को समझाया गया है, वस्तु की तरह से इस्तेमाल होती हैं, शोषित होती हैं और उनका शोषण दिखाई देता। ईड़ा, ईड़ा जो है आधुनिक महिला का रूप है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने उसे ज्यादा उभरने ही नहीं दिया। उभरने देते तो मान लिया जाता कि इनकी रचना सफल है, लेकिन नहीं उभरने दिया।
इसी बात को जो गजानन माधव मुक्ति बोध ने भी समर्थन किया है, डॉक्टर नामवर सिंह ने भी समर्थन किया, आचार्य शुक्ल ने भी समर्थन किया है कि महिला दृष्टि जो है इनकी अच्छी नहीं है, इसलिए असफल माना जाए। अब आ जाइए रमेश कुंतल और नंद दुलारे वाजपेयी, जो तीसरा आरोप है। आरोप बता रहे हैं, कौन कौन से आरोप लगाए जाते हैं ना, लोग कहते हैं हमारे ऊपर कौन से आरोप है, बताइए सर जल्दी जल्दी, यही आरोप बताए जा रहे हैं। तो तीसरा आरोप क्या है, रमेश कुंतल मेघका और नंद दुलारे वाजपेयी ये क्या कहते हैं, कामायनी का जो कथानक है उसको लास्ट में त्रासदी ही होना था, ट्रेजेडी। क्या होती है ट्रेजेडी, इसके पहले खूब चर्चा हुई ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी यूरोप के साहित्य में, यूरोप के नाटकों में खूब दिखती। ट्रेजेडी में होता क्या है कि अचानक सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, नायिका नायक से मिलने वाली है, लेकिन नायक के द्वारा एक गंभीर भूल कर दी गई जिसको हेमेर्शिया कहते हैं। हेमेर्शिया में नायक अचानक भूल जाता सब कुछ, लेकिन खलनायक ने आंख खोल दिया, उसने पीछे से मार दिया और नायक वहीं पे धराशायी हो गया। आखिरी में कुछ भी हाथ लगा नहीं, वही अलाउद्दीन खिलजी वाली हाल। तो ये स्थिति होती है ट्रेजेडी की। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि यहां पर जो ट्रेजेडी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने इसकी गति को रोक दिया। भाई मनु को तो आकुली किलात ने मरवा के वहां पे रखवा दिया था कि फैल, लेकिन अब चूंकि ये बात यहां पर आगे इस तरह से नहीं हुई। अगर विश्लेषण करें तो जो चिंता सर्ग है वो महान आशय की सूचना देता है। आशा सर्ग में अगर आप देखें तो वहां व्यक्ति मनु जो है आशा में है। जो लज्जा सर्ग तक जब आते हैं तो धीरे धीरे तनाव पैदा होता है, क्योंकि मनु श्रद्धा पर नियंत्रण और बहुत ज्यादा अधिकार की बात करता है। लेकिन ईड़ा सर्ग में अगर आप देखें तो ईड़ा सर्ग में चरम जो बिंदु आ जाता है, जहां ईड़ा के ऊपर भी अधिकार करने का प्रयास होता है, और यहीं पर यह समझ में आया कि अब ऐसे में तो मनु मार दिया जाएगा। लेकिन जयशंकर प्रसाद चूंकि होशियार कलाकार हैं, होशियार जो रचनाकार हैं, तो उन्होंने इसकी गति को अपने तरीके से मोड़ दिया। क्या किया, अगर आप देखें तो स्वप्न सर्ग उसमें दिखा दिया, श्रद्धा को स्वप्न आ गया। ऐसा ही होता है जब किसी कहानी को लिंक करना होता है तो उसमें आपको सपना आ जाए कि हमें वहां जाना है। लोग पूछते तुम यहाँ कैसे आ गए, हमको सपना आया था सुबह, आज देवी सपने में आई थी इसलिए आ गए। ऐसे जोड़ा है कहानी को। तो स्वप्न सर्ग, उसके बाद संघर्ष सर्ग, और अगर आप देखिए तो निर्वेद सर्ग के बाद जितने भी सर्ग आ रहे हैं वहां पर ये हो गया है कि जयशंकर प्रसाद के ऊपर आरोप इन लोगों ने लगाया कि उन्होंने ठान लिया है इसको सुखांत बनाना ही बनाना है और मनु को सही कर देना है, ये आरोप लगा है। जो नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि यहां त्रासदी के अनुकूल पाठक अंतिम घटना की उम्मीद करता था इस रचना में, कि मनु ने बहुत गलत किया, सारस्वत प्रदेश के ऊपर वहां पे उसने तो जो शासन किया तो किया, लेकिन जो मानव की शासिका थी, या जो इस जो इंसानों की शासिका थी, ईड़ा के बारे में आता है ना कि वो शासिका थी सबकी, शासिका के ऊपर नियंत्रण करने का जब प्रयास किया मनु ने तो बहुत गलत किया। तो यहाँ पाठक जो चाहता था अंतिम में कि ईड़ा का ही शासन हो और मनु मार दिया जाए, ये बात यहाँ ये लोग समझा रहे हैं। पर अचानक ही रंगमंच पर कामायनी, या अगर आप कहें कि जो श्रद्धा है वो अपने पुत्र को लेकर प्रकट हो जाती है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, और कवि भारतीयता का चमत्कार दिखाते हुए सुखांत अंत कर देते हैं। ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी का विश्लेषण। उन्होंने कहा है कि इसमें ऐसा ही हो रहा था, संघर्ष सर्ग के बाद कहानी का अंत बहुत ज्यादा जो दुखद ही होता, मनु को मार देना, इसका मतलब यह कि मनु को घायल कर देना, इसका यही अंत था। लेकिन बाद में मनु को ठीक करा दिया और श्रद्धा आ गई और वो लेकर चली गई। ये सब चीजें जो हैं इसे
ठीक नहीं रहने देती। ठीक है, तो ये बात भी कह रहे हैं। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं, रमेश कुंतल कहते हैं आनंदवादी होने के कारण त्रासदी की जो महानता होती है, अगर कोई रचना त्रासदी है तो उसको भी महान माना जा सकता है। मान लीजिए कि नायक मार दिया गया। इंग्लैंड में आप देखें तो बहुत सारे जो नाटकों का मंचन अभी भी होता है, और विलियम शेक्सपियर के नाटकों का खूब मंचन होता है। कई नाटक हैं उनके, हैमिल्टन, ओथेलो। जब आप उनके नाटकों में देखेंगे तो यही दिखता है, ट्रेजेडी। अचानक नायक वहां उसकी मृत्यु होगी, और जब अचानक नायक की मृत्यु होगी पूरे जितने दर्शक हैं लोग रोने लगेंगे, आंसू पूछते दिखाई देंगे आपको। उसको भी माना जाता है कि रचनाकार सफल हो गया अपनी रचना को लिखने में, क्योंकि अगर किसी को जो भावुक कर पाए, संवेदना पैदा कर पाए, तो इसको भी सफलता मानी जाती है। तो यहाँ यही बात ये कह रहे हैं जो रमेश कुंतल में, कि आनंदवादी होने के कारण त्रासदी की महानता को जयशंकर प्रसाद समझ नहीं। अरे नायक मर जाता क्या ही दिक्कत हो जाती, समझ नहीं पाए। और उन्होंने पूरी तरह से आनंद लोक को यहाँ पर आरोपित कर दिया है, जो कामायनी की सृजन प्रक्रिया को रोकता है, भंग कर देता। इसलिए अंतिम रूप से इस कृति को असफल माना जाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा और क्या है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर जो महाकाव्य हम मान रहे हैं, तो महाकाव्य मानने के बहुत सारे आधार होते हैं। यहाँ पर जो कथानक है वो बहुत विरल है, घटनाएं नहीं हैं। यहाँ पर जो बाहरी जीवन न के बराबर है, लेकिन कल भी हमने आपको समझाया था कि बाहरी जीवन भले ही नहीं था, लेकिन अंतर जीवन था, अमूर्त कथाएं थी, मन की कहानी थी। लेकिन यहाँ पर जो विद्वान है वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये महाकाव्य भी नहीं माना जा सकता। डॉक्टर नामवर सिंह एक बात कहते हैं कि कामायनी आंतरिक संरचना की दृष्टि से एक लंबा प्रगीत है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं आंतरिक संरचना की दृष्टि से कामायनी लंबा प्रगीत है, मतलब एक लंबा गीत है। इसमें एक पूरी कहानी रखी गई। इसको हम महाकाव्य के रूप में न देखें, इसको प्रगीत के रूप में देखें। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कामायनी की भाषा कमजोर है। भाषा कमजोर है मतलब कामायनी में ऐसे अंश कम है जिनको पढ़ते समय हमें ये लगे कि अच्छा लग रहा हो, इसको पढ़ते समय हमें धक्के लगते हैं। ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि अपने आप इसको पढ़ने बैठ जाओ कविता को तो ये लगता है कि क्या समझाना चाह रहे हैं। इनको पढ़ते समय मन पर अप्रियता के धक्के लगते हैं, अभिव्यक्ति की असमर्था है और शब्दों का कुप्रयोग किया गया है। ठीक ऐसा जो शब्दों के कुप्रयोग से मन खींच जाता है, देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की मन में खिजन पैदा हो जाती है। खींच जाना मतलब नाराजी होने लगती है, क्या लिखे हो। जब नहीं समझ में आता तो ये सब बात बोली जाती है। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि जयशंकर प्रसाद बहुत हाई फाई लेवल पे लिख रहे हैं और यहाँ समझने वाले सब ऐसे ही हैं। एक बात ये भी समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, वो वेद उपनिषद पढ़ के आए हैं, उनकी सोच वहां है। अब यहाँ के लोग जो हैं उनको इतना नहीं आता, तो भाषा समझने में तो दिक्कत होगी। लेकिन अब ये आरोप देखने से तो लगता है कि कामायनी सच में असफल कृति है, ऐसा लग रहा है। इन सभी आलोचनाओं को अगर आप देखें तो यह निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते कि कामायनी असफल है। आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप तो बड़े बड़े लोगों पे लगे हैं, आने वाले समय में भी लगेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, है ना। तो यहाँ पे यही है कि बेकार की बातें तो हो गई, लेकिन आपको आंसर लिखते समय इसको लिख देना है कि हाँ ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। अब निष्कर्ष, कामायनी को क्या सचमुच असफल कृति माने, तो वस्तुतः हमें यह बताना पड़ेगा कि कोई भी रचना पूर्ण नहीं, कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती। वैचारिक आयाम पर देखें, कलात्मक आयाम पर देखें तो ये जो समीक्षक हैं इनकी बातें कुछ सीमा तक ठीक हो सकती हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन इनकी
मतलब जहां तक अगर हम कहें कि कामायनी में बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें मानना पड़ेगा ऐसी कोई रचना होती ही नहीं कि जिसमें समस्या ना हो। देखिए हम कैसे इनको जो जस्टिफाई कर रहे हैं इसका निष्कर्ष कैसे लें। ऐसी कोई रचना होती ही नहीं कि जिसको हम ये कह सकें कि वो पूरी है। कुछ न कुछ कमियां सब में रह जाती हैं, और ऐसी कमी जयशंकर प्रसाद में भी रह गई। और हमें एक पश्चिम के विद्वान है लोनजाइनस, उनके कथन को भी याद रखना चाहिए कि महान से महान रचना भी, सुन लीजिए, महान से महान रचना भी कुछ न कुछ छिद्र हो सकते हैं। महान से महान रचना में भी कुछ न कुछ छिद्र हो सकते हैं। इसी आधार पर हमें कामायनी को देखना होगा। समस्याएं हैं, लेकिन आप ये कह दें कि यही समस्या ही बिल्कुल सत्य है, तो ये सही नहीं है। लोनजाइनस का कथन लिख दीजिए, यूरोप का बहुत बड़ा विद्वान, उसने कहा महान से महान व्यक्ति हो, महान से महान रचना हो, महान से महान कार्य हो, छिद्र तो रह जाए। और छिद्र रह जाएंगे तो क्या छिद्र के आधार पर उसको बिल्कुल जो नकार दिया जाएगा? तो उत्तर होगा नहीं, स्वीकार्य होगा। इसी आधार पर कामायनी को स्वीकार करना। क्या क्लियर? बोलिए। अब वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता, कामायनी के समरसता के संदेश की प्रासंगिकता क्या है वर्तमान? लोनजाइनस जनरल स्टेटमेंट है, उसी का इस्तेमाल कर दीजिए, कहीं कर दीजिए, निबंध में कर दीजिए, आंसर राइटिंग में कर दीजिए, कोई समस्या थोड़ो नहीं, कर दीजिए। अगर आप देखें कामायनी में जो समरसता की बात की गई है, तो समरसता क्या है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान में समन्वय हो, वही समरसता है। क्या वर्तमान में आज की दुनिया में समरसता की जरूरत है या नहीं? अगर नहीं है तो प्रासंगिक नहीं है कामायनी, अगर है तो प्रासंगिक है, सीधी बात है, ऐसे समझ। प्रासंगिक कोई रचना क्यों है? आप कहें कि हम प्रासंगिक है, तो क्यों प्रासंगिक? तभी आप प्रासंगिक हो सकते हैं जब आपकी बातें वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए ठीक हो। और ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्या जयशंकर प्रसाद की जो दृष्टि है आज प्रासंगिक है या नहीं। सबसे बड़ी समस्या आज के समय की क्या है? वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या उपभोक्तावादी मानसिकता। समझिए, उपभोक्तावादी मानसिकता। उपभोक्तावादी मानसिकता क्या होती? यह एक मनोवृत्ति है, मन, जिसमें व्यक्ति जो है अधिक से अधिक उपभोग करना चाहता, जो जो लाओ सो सो खाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लाओगे सब मुझे चाहिए। और इसी से ही आप ये देखेंगे कि अपने जीवन का लोग उद्देश्य यही समझते हैं कि हमें अधिक से अधिक संग्रह करना है, चाहे धन का संग्रह हो, चाहे कुछ भी संग्रह करना हो। और भोग करने की सामर्थ्य कितनी है हमारी? मैंने आपको समझाया था, कितने समय तक भोग कर सकते कुछ भी, खाने पीने रहने का, जब तक शरीर में ताकत है। ताकत खत्म, भोग खत्म, रखा हुआ है रसमलाई, खा नहीं पाओगे, खाओगे तो नहीं पचेगा। बढ़िया से बढ़िया जिसको तुम चीज अभी पसंद करते हो, अभी तो शरीर में शक्ति है, पाचन रस है, इसलिए सब चीजें पच रही हैं। एक समय कुछ नहीं पचेगा, पचेगा ही नहीं।
तो यही बात यहाँ पे रखी जा रही है। यहाँ ये जो भोगवादी जो चेतना है, जो विषय है, इसमें हर वस्तु को भोग्य वस्तु माना जाता है। कोई संबंध है उसमें भी यही बात रहेगी। इसी कारण अगर आप देखें तो यहां पर सामाजिक संवेदनशीलता बिल्कुल शून्य। सामाजिक संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंजीनियर्स को, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स को, आपने देखा होगा बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, वो शून्य होते हैं भावनाओं से, बहुत ज्यादा भावना का मतलब नहीं रखते। क्यों ऐसा? वहां पर एक बात ये जो समझ ली गई है कि जीवन में अधिक से अधिक क्या करना है, बुद्धि का प्रयोग अत्यधिक है, और किसी के प्रति कोई भी दायित्व चेतना नहीं रहती। ये लगता है कि ठीक है जो कर रहे हैं वो ठीक है। और वैश्विक पूंजीवाद इस समय है, दुनिया में पूंजीवाद चल रहा है। पूंजीवाद ने क्या किया है? पूंजीवाद ने मनुष्य को केवल उपभोक्ता बना दिया। या तो आप सामान खरीदेंगे या तो सामान बनेंगे, दो ही चीज होगी। मोबाइल पे प्रचार आएगा तो सामान खरीद लेंगे क्योंकि जेब में पैसा है। ये काम किया है पूंजीवाद ने। एक व्यक्ति है जो पश्चिम का विचारक है, उसका नाम है हर्बर्ट जो मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्क्यूस एक बात कहता है, उससे समझ लीजिए। हर्बर्ट मार्क्यूस एक बात कहता है, वो कहता है कि आज का मनुष्य केवल एक आयामी हो गया है। क्या हो गया है? सिंगल डायमेंशन, एक आयामी। और वो केवल ये चाहता है कि मुझे भोग करना है, जो है यहां मैं ही इसको प्राप्त करूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अरबपति खरबपति, ये कर जाऊंगा, 10,000 लोग मेरे पीछे काम करेंगे। ये बात है, यहां ये समझा रहा है जा। इसीलिए कोई किसी के बारे में सहयोग या सृजन करने पे नहीं सोचता। आज के समय की दुनिया कैसी है? स्वार्थी, सेल्फिश। कोई कितना भी कहे हम सेल्फिश नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये बात यहां पे समझ में आ रही। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़े विद्वान है, उनका नाम है एरिक फ्रॉम। वो क्या कहते हैं? एरिक फ्रॉम ये कहते हैं कि वस्तुओं के संग्रह करने में आनंद नहीं है। ये क्या कहते हैं? वस्तुओं के संग्रह करने में आनंद नहीं है, अपने मूल स्वभाव में रहने में आनंद है। आप जो हैं वैसे ही, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। वीरजारा का गाना जो लिखा गया इसी पे ही है, बदले दुनिया बदले जमाना, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मौसम के तरह से नहीं बदलते। नहीं, कुछ लोग कहते हैं हम मौसम तरफ बदल जाते हैं, तो फिर गड़बड़ है मामला। ठीक है, तो यहां पे ये बात है। एरिक फॉर्म की पुस्तक है टू हैव एंड टू बी। टू हैव इंग्लिश में नहीं लिखना है, टू हैव एंड टू बी, एरिक फ्रॉम की पुस्तक है टू हैव एंड टू बी। इसी पुस्तक में उन्होंने समझाया, क्या समझाया? वस्तुओं के संग्रह करने में मजा नहीं है, बल्कि अपने मूल स्वभाव में जिए। हमें क्या मूल स्वभाव? आप सबको पता है मूल स्वभाव आपका कुछ और है, आप जी कुछ और रहे हैं। और जिस व्यक्ति के मूल स्वभाव में साम्यता आ गई, वो जैसा है, उसको जो गार्डनिंग करने में मजा आता है, पौधे लगाने में मजा आता है, वो जब वो काम करेगा ना मजा सा आ जाएगा उसको। किसी को जो नृत्य करने में मजा आता होगा, तो नृत्य की जैसे ही चर्चा होगी, जैसे ही जो जो गाने चलेंगे उसमें मजा आने लगे उसको। मूल स्वभाव क्या है?
अगर ये पता चल जाए आपको कि आपका मूल स्वभाव क्या है। किसी का घूमने का स्वभाव हो सकता है, घूमता है तो उसको लगता है कि यार अमृत ही मिल रहा है, घूमने में ही अमृत है। किसी को सोने में अमृत मिलता, तो मूल स्वभाव पकड़ ले अपना। अब जिसको जैसा जैसा मूल स्वभाव पता चल जाए वो वैसा ऐसा काम करे। ठीक है। जयशंकर प्रसाद भी इसी तरीके के हैं जैसे ये लोग हैं। जयशंकर प्रसाद को हल्के मत लीजिए, जयशंकर प्रसाद ने पूरा अध्ययन किया है सबका। जयशंकर प्रसाद ने यही बताया है कि भाई जीवन की जो सार्थकता है वो असीमित भोग में नहीं है। असीमित भोग करने में जीवन सार्थक नहीं होगा, बल्कि जीवन में अगर आप कहें तो हमें सीमित भोग और अपने दायित्व का निर्वहन करना, मतलब सीमित भोग। ये प्रसाद कहते हैं कि सीमित भोग और जो दायित्व का निर्वहन। इस सीमित भोग का मतलब क्या है? चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही तो है चार आश्रम, है ना। चार आश्रम क्या है? जो सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, यही तो है। हमारे यहाँ सारा सिस्टम पहले ही बना के रखा गया है। भोग यहाँ चाहिए लेकिन लिमिटेड। जब तक इंद्रियों में शक्ति है तभी तक भोग। इंद्रियों की शक्ति खत्म हो गई और भोग करने का प्रयास करें, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जो 50 साल तक का समय रखा गया, 25 से 50, यही विवाह की आयु है कि शिक्षा प्राप्त करके आइए फिर विवाह। लेकिन अभी क्या चल रहा है? सब उल्टा पुल्टा हो गया। विवाह 35 के बाद, फिर उससे क्या समझ में आएगा? अवैध संबंध। ये सारे सिस्टम बने हुए हैं। फिर अलग अलग समस्याएं, बच्चे ना होना, बहुत देर से विवाह होने के बाद बहुत समस्याएं हैं। ऐसी समस्या ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो उससे जो सामाजिक तनाव उपजेगा उसको कौन झेलेगा? ये चीजें समझनी पड़ेगी कि यहां पर ये प्रसाद क्या कहना चाह प्रसाद कहना चाह रहे हैं सीमित भोग और दायित्व, इसका निर्वहन होना चाहिए। जो जो मनु, अगर आप देखें तो मनु के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने यही दिखाया है कि भाई भोगवादी चेतना है उसके अंदर, और श्रद्धा और ईड़ा दोनों को ही वो भोग्य वस्तु समझता है। वो श्रद्धा को भी वही समझता है, ईड़ा को भी वही समझता है। ईड़ा चाहे जितनी बुद्धिमान समझती है अपने आप को, लेकिन ईड़ा को भी वही समझता है। और आगे आप देखें, इससे उसको कोई वास्तविक संतोष नहीं मिलता। वास्तविक संतोष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वास्तविक संतोष भोग में नहीं है। हाँ, आनंद वास्तविक नहीं है, थोड़े समय के लिए है। इसलिए वो इस बात को स्वयं कहता है कि मैं लू सा जो झुलस रहा हूं। जैसे रेगिस्तान में हिरण जैसे लू में जब जब झुलसता है, दौड़ता है, वैसे ही मनु भी दौड़ रहा है। लू सा मैं झुलसता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल। का मतलब ये है कि मनु को समझ में आ गया कि भाई मुझसे कुछ नहीं हो। और यहीं पर मनु समरसता की स्थिति की बात करता है, आनंद की बात करता है कि नहीं, आनंद क्या है? आनंद है जहां पर इच्छा, क्रिया और ज्ञान में साम्यता आ जाए, वहीं पे आनंद है। तो ये बात समझना पड़ेगा। क्या आज की दुनिया में ऐसा नहीं है? क्या मानव ऐसा नहीं है? अगर मानव ऐसा है तो जयशंकर प्रसाद की ये जो रचना है ये समरसता का संदेश दे रही है कि भाई औरों को हंसते देखो
और दूसरों को हंसते देखने से अगर आपको प्रसन्नता हो रही है, इसका मतलब आप अच्छे व्यक्ति। और दूसरों को हंसते देखने से आपको दुख हो रहा है, आमतौर पे होता है ऐसा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मशीन में गड़बड़ी चल रही है, कुछ ना कुछ आपके तार हिले हुए हैं। ईर्ष्या, लोभ, मोह, एक दूसरे के प्रति द्वेष, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। औरों को हंसते देखने में जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता बहुत ही अद्भुत है। आपके वजह से अगर किसी चेहरे पर जो मुस्कान आ जाए, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। मिलेगा कुछ नहीं उसके लिए, लेकिन अंदर से आत्मसंतोष हो। कि छोटे बच्चे दिख रहे हैं आपको, वो भूखे हैं, आपने कुछ ला के बिस्कुट खिला दिया सबको, अरे कितना मजा आया बिस्कुट खा के। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई और आ गया, आइसक्रीम खिलाओ, खिला दिया आपने, आप नहीं जानते किसी को। उस समय आपको एक अलग तरीके की भावना आपके भीतर है, संतोष की। यही बात यहां कह रहे हैं, यहां वही संतोष चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखें आज की दुनिया में क्या हो रहा है, आज की दुनिया में बुद्धि का ज्यादा महत्व। वर्तमान जीवन में बुद्धि का अत्यधिक महत्व है। अत्यधिक महत्व बुद्धि का है ना। इस समय हम लोग ये पूछते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, तो सबसे पहले कहते हैं आईक्यू लेवल कैसा, उसके इंटेलिजेंस की स्थिति क्या है, तेज कितना है। अभिव्यक्ति की पहचान ऐसे की जाए। एक बहुत बड़े जो पश्चिम के ही विद्वान हैं, जिनका नाम है हैबरमास। नाम क्या है? हैबरमास। हैबरमास ये मार्क्सवादी विद्वान है बेसिकली। नौ मार्क्सवादी विद्वान, हैमरमास। हैमरमास, हैमरमास क्या है? हैबरमास। इसने कहा है कि आज के समय का जो मानव है, उसकी स्थिति क्या है? तर्क बुद्धि ही मानव के विकास का साधन है। ये यही कह रहा है कि आज जो मानव है, अगर उसके पास तर्क बुद्धि है तो विकास कर पाएगा। आप जानते हैं कि अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। आईआईटी में जाना किस बात का संकेत है? आपका आईक्यू अच्छा है। मेडिकल में जाना, एमबीबीएस करने का मतलब क्या है? आपका आईक्यू अच्छा है। आईक्यू टेस्ट है। जितने लोग आईक्यू में अच्छे हैं वो ऊपर की दुनिया में बैठे हैं, नहीं? यही बात ये कह रहा है। तर्क बुद्धि मानव विकास का साधन है और आज यही साध्य बन गई। आज मानव अगर साधन को ही साध्य मान ले तो फिर समस्या। आज क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हम इस पे फोकस करते हैं कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिजीवी और कितने बड़े पद पर है। भावना होना गई भाड़ में, कोई मतलब नहीं। बाद में चाहे जितना दुख उठाना पड़े वो बाद में देखा जाएगा, पहले ये देखा जाएगा जेब में पैसा कितना है। भावना ना कोई नहीं पूछ रहा, नहीं। इसरो में वैज्ञानिक है, बस ठीक ही होगा। नासा में है, ठीक होगा। वहां पे बात केवल इसकी है आईक्यू की, और जो व्यक्ति बहुत आईक्यू से चलेगा वो आपको भी आईक्यू पे ही नापेगा। समझिए। और अगर उसने आईक्यू पर आपको भी नाप कर उसके हिसाब से ही संबंध चलाए तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। सब कुछ है उसके बाद भी कुछ नहीं। जैसे रेत हाथ में पकड़ ले और छूट जाती, वैसे ही अपनी जिंदगी भी छूट जाती। इसलिए बहुत बुद्धिमान लोगों के साथ बहुत समझदारी है। बहुत समझदार लोग बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। वो हर संबंध नहीं चला सकते। संबंध चलाना भावना का काम है।
कुछ तो भावना चाहिए, इंसान है हम। यहाँ इंसान इंसान नहीं रह गया है। वो बैठा गाड़ी में, उसको समझ में दुनिया गरीब है, ये ऐसे ही चलती है। जब पढ़ने का समय था तब इसने पढ़ाई नहीं किया, आज रो रहा है। ये रो रहा है, ठीक है, तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी अधिक है तो कुछ अच्छा कर दो उसके लिए, और नहीं कर पाते तो छोड़ दो। ये समस्या, ये बात कही जा रही। और आज यही सबसे बड़ा संकट है कि जो चीज साधन थी वो साध्य बनकर बैठी। आईक्यू साधन है कि आप साध्य को प्राप्त कर लें और लोगों के लिए अच्छा करें, लेकिन आप अपना जीवन केवल बुद्धि पर बिता देंगे तो बुद्धि तो बहुत कुछ करने ही नहीं देगी। ये समस्या है आज के समय। यही बात कह रहा है हैबरमास, ये सबसे बड़ा संकट है। और क्या है? जो बुद्धि है या विज्ञान, जो बुद्धि और विज्ञान एक ही मानिए, एक दूसरे पर्यायवाची हैं। बुद्धि, विज्ञान, तर्क, अगर आप देखें चाहे जितना विकास कर ले, विकास नहीं महाविकास कर ले, जीवन की सार्थकता और नैतिकता से संबंधित प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। जीवन की सार्थकता क्या है और नैतिकता क्या है? आपने परमाणु बम बनाया, इसकी सार्थकता क्या थी? क्यों बनाया है? क्या ये नैतिक है? निशस्त्रीकरण की बात हो रही है दुनिया में कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि भारत पहले अपने जाके जो परमाणु हथियार को समुद्र में जो डुबा देगा, लेकिन क्या दुनिया डुबाएगी? तो नहीं डुबाएगी। ये समस्या है। विज्ञान चाहे जितना विकास कर ले, लेकिन जो जीवन की सार्थकता है, जो नैतिक मूल्य है, क्या उनको भी वो परिपुष्ट कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो फिर क्या है? ये हमारे समय का बहुत बड़ा एक प्रश्न है। अगर आप देखें तो महात्मा जो गांधी जी, वो भी इसी बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम इस बात को समझे कि नैतिकता लालच और जो बुद्धि के कारण कमजोर आंक ली जाती है। नैतिकता का कोई मूल्य नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं तो हैं, जेब में पैसा कितना है, अच्छाई का मतलब पैसा है। उसके बाद आपके यहाँ आसपास कोई रील बनाने वाला भी चल रहा हो कि आप अच्छाई कर रहे हैं तो कोई रील बना दे, ये भी चल रहा है आज के समय में। आपने जानवरों को दूध पिलाया, उसका भी रील बना, देखिए मैं दूध पिलाता हूं, ये चल रहा है। यहां यही बात महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जो बुद्धि है वो उसके 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 नजर में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। उसके नजर में मूल्य क्या है? लालच। बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति लालच के सामने पड़ जाता है। वो बहुत बुद्धिमान होगा, उसके अंदर भय भी बहुत ज्यादा होता है। तो बुद्धि बहुत काम करती है ना कि अब खतरा आ गया, भागो। हमने देखा होगा जो ज्यादा बुद्धिमान लोग रहते हैं, जो पढ़ने में बहुत ध्यान लगाते हैं, वो एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। देखा है? देखा है नहीं देखा? सबसे ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा कौन करते हैं? बीए वाले, जो बीए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? बीए कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में जो बीए करें उनसे बीएससी वाले बिल्कुल बात ना करें, और जो बीटेक वाले बिल्कुल बात ना करें, उनसे और दूरी बना लें कि इनको पढ़ना तो है नहीं, एक साल में एक बार जाके पढ़ लेंगे, वो हो जाएंगे पास। तो फिर क्या होता था? आखिरी में जो इंजीनियर हैं और जो बीएससी वाले, वही दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ के जितने भी लोग थे, हमारी मित्रता अधिकतर जो जो साइंस के ही बच्चों से थी। हमारे मित्र भी वही थे, कोई एमएससी था, एमएससी स्टैटिक्स कर रहा है, हम एमए कर रहे थे, एमए एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी। थोड़ा सा वैज्ञानिक था, लेकिन फिर भी एमए ओमे को कोई पूछ नहीं रहा था उस समय भी। एमएससी कर रहे हैं क्या मैथ से? मैथ एमएससी पास ही नहीं होते इसमें लोग, रात दिन पढ़े पढ़े उसके बाद फेल हो जा रहे हैं। वहां पे चाहिए बुद्धि, आईक्यू। ऐसा व्यक्ति बहुत होशियार होता है, वो जानता है कि कब कहां क्या नहीं करना है। यहां यही बात आपको समझनी।
महात्मा गांधी यही कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर भय और लालच दोनों बहुत तगड़ा होता है। अवसर दिखाइए, अच्छे से अच्छी चीज को वो जो है प्राप्त कर लेगा। मतलब नहीं है लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वहां पर बुद्धि ज्यादा काम करती है। हृदय पक्ष रहेगा क्या यार, इतने बड़े लोगों को नुकसान होगा। अधिकतर नेता इसीलिए आप देखेंगे ये जो इस बैकग्राउंड के लोग हैं, जो बीएमए वाले, नहीं, इसमें भी अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि खेल सारा बुद्धि का है। आईएएस कौन है ज्यादा, इंजीनियर्स कौन है ज्यादा, आईएम में कौन है ज्यादा, और ये हमेशा रहेगा। दुनिया में बुद्धिमान लोग हमेशा ऊपर रहेंगे, और वही शासन भी करते हैं। और जो शासन करने वाला ही मूर्ख हो, उसके अंदर जो लालच हो, भय हो, तो फिर कैसे शासन चलेगा। आपको पता है ये पूरी ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा काम होता है जो नीचे वाले लोग करते हैं। आप आईपीएस हैं, आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, आपके यहाँ का एसएचओ काम करेगा, इंस्पेक्टर, वो जाके लड़ेगा लोगों से, वो जाके लोगों को पीटेगा, नाम आपका होगा। आप एक दिन जाएंगे, अगले दिन पिट जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और जो जनता है वो बहुत ऊटपटांग है, वो आपको 1 मिनट में डरा देगी, और वो रात दिन वही कर रहा है। ये समझना पड़े। इसीलिए ऊपर के लोग हैं, उनको हमेशा अपने जो जो नीचे के लोग हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव से ज्यादा जानते हैं आप। तो यहां ये भी बात समझनी है कि महात्मा गांधी ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही लालच भय आता है, अच्छे से अच्छा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कमजोर पड़ जाता है। सही बात है, पैसा बहुत कुछ करा देता है। और अगर आप देखिए तो इधर कुछ समय से यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, सब जगह देखिए, इस बात की स्वीकृति हो गई है कि अब किसी की योग्यता का मापन उसके आईक्यू से नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। अब यूरोप में, अमेरिका में, अलग अलग जो विकसित देश है, वहां ये बात मान ली गई है कि किसी की योग्यता का मूल्यांकन आईक्यू से नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस से होना चाहिए, ईक्यू से होना चाहिए। इसीलिए एथिक्स के पेपर में ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आपके भावनात्मक योग्यता को देखना। भावना शून्य व्यक्ति नहीं चाहिए। भावना शून्य व्यक्ति बहुत बड़ा विध्वंस करा देगा। अब मार दो, सबको खत्म कर दो। जब वो शक्ति में रहेगा तो कहे मारो, नहीं, तो बुद्धि हावी है ना। लेकिन जो भावना में रहेगा वो कहेगा इतने लोग मार दिए जाएंगे तो क्या होगा। तो यहां इस बात को समझिए। इसके अलावा एक बात और भी स्वीकार कर ली गई है यूरोप और अमेरिका अन्य देशों में, कि हमें स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, आध्यात्मिक क्षमता भी हमारे पास होनी चाहिए। उसके लिए एक शब्द आता है SQ, SQ, स्पिरिचुअल, हाँ, स्पिरिचुअल कोसिटेंट, आध्यात्मिक क्षमता। SQ की बात हो रही है, EI की बात हो रही है। अब जो है IQ से ज्यादा महत्व इसको दिया जाता है। आईक्यू से अगर व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे तो दुनिया में जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं उतने ही लालची और उतने ही डरपोक हैं। तो यहां यह भी बात रखी जा रही है। इसी बात को अगर आप देखें तो एक व्यक्ति हैं, वो भी यूरोप के ही जो विद्वान हैं, उनका नाम है जो डेनियल, हाँ, जो डेनियल गोलमेल, डेनियल गोलमेल, गोलमेल का नाम ही है गोलमेल, जो डेनियल गोलमेल। ये क्या कह रहे हैं डेनियल गोलमेल, जो गेन, जो गोलमैन है, मैन है, गोलमैन, गोलमैन, ठीक है, गोलमैन है। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसकी भावनात्मक क्षमताओं से ही चलता है। अगर भावनात्मक क्षमताएं आपकी कमजोर हैं और आप ठीक नहीं हैं तो फिर कोई भी मतलब नहीं है। इसी बात को अगर आप देखें तो उस समय जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना में रखा है। उन्होंने कहा है कि भाई तर्क बुद्धि का वो खंडन नहीं करते, किंतु ये कहते हैं कि जो हृदय पक्ष होना बहुत जरूरी।
तर्क बुद्धि का खंडन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हृदय पक्ष का होना महत्वपूर्ण है। हृदय पक्ष साध्य है, साधन क्या है? ईड़ा है। ये समझना आवश्यक होगा। तो आज भी आप देखें वर्तमान संदर्भ में ये बिल्कुल जो प्रासंगिक है, ये जो रचना है इसकी प्रासंगिकता है समरसता, है कि नहीं है? कैसे? अब क्या माना जा रहा है? अब आईक्यू से नहीं किसी इंसान की पूछोगी। आप यहां पे मान लीजिए कि आपने किसी के साथ अपना संबंध जोड़ लिया आईक्यू के लेवल पे, ये तो आईआईटीएन है, बाद में पता चला कि महामूर्ख है। आईआईटीएन होने से क्या होता है? वो तो वस्तु समझता है। फिर क्या करोगे? फिर तो रोते रह जाओगे। आईआईटीएन है, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें तो उसके अंदर एसक्यू भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो है ईआई भी होना चाहिए, भावनात्मक योग्यता, कि भावनाओं को समझ पाए। कोई रो रहा है तो उसके लिए मजाक हो जाएगी, क्यों रह रहे, ऐसे ही रोते रहते हैं लोग, दुनिया में रोते ही हैं, आते ही रोने के लिए। तब फिर क्या होगा? जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत समझ के, लेकिन कभी कभी बहुत समझने के बाद भी धोखा हो जाता है, नहीं, ज्यादा समझने के बाद भी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। अब और क्या समस्या? वर्तमान विश्व में अगर आप देखें तो एक बड़ी समस्या आतंकवाद की, वैश्विक आतंकवाद। अभी आप देख रहे हैं वैश्विक आतंकवाद, हमास के द्वारा इजराइल में हमला, ये सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे जो समस्याएं हैं। इसके मूल में क्या है? असहिष्णुता। हम तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकते, मर जाएंगे लेकिन तुम हमारे नहीं हो पाओ, या हम तुम्हारे नहीं हो पाए। असहिष्णु। हर धर्म के अपने अपने दावे हैं, हर समूह के अपने अपने दावे हैं। उन दावों को पूरा करने का सपना सब देख रहे हैं। आईएसआईएस अपना झंडा लेकर चलता है कि हम ये राज्य बनाएंगे। ईसाईयत अपनी कोई विचारधारा लेकर चलता हो, खालिस्तान अपनी विचारधारा को लेकर चलता हो, और ये अपने आप को महान मानते हैं और दूसरे को बहुत खराब मानते हैं। तुमको क्या, अरे कुछ है ही नहीं उनके पास, हमको देखो, हम एक स्टेट बनाएंगे। वो स्टेट ऐसा होगा जहां सब हमारे अपने भाई लोग आगे रहेंगे। इससे क्या होगा? हिंसा। स्टेट कैसे बनेगा? आईएसआईएस को अगर देश नहीं रोकते तो खत्म हो जाता, दुनिया ही खत्म हो जाती, नहीं खत्म हो जाती। ये क्या है? एक विचारधारा, एक विचारधारा दूसरों पर हावी होना चाहती, उसके पीछे कारण क्या है? हिंसा के माध्यम से हावी होगी। तो यहां यही बात हो रही। जयशंकर प्रसाद अपनी इस रचना में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरा विश्व एक कुटुंब है। स्कंद गुप्त नाटक जब इनका आप पढ़ेंगे तो वहां पे यह है कि सभी लोगों को में बनाया जाए। यहां पर भी इनकी श्रद्धा यही कहती है कि सबको सुखी बनाओ मनु, औरों को हंसते देखो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, दूसरों को सुखी बनाओ। तो ये समझना पड़ेगा कि ये चीज यहां पर गई। आज क्या है? ऐसा है तो नहीं है। तो कामायनी की समरसता की भावना क्या आपको समझ में आ रही है? मनु आरंभिक समय में स्वार्थ की चेतना से भरा हुआ है, लेकिन वही मनु आगे चलकर श्रद्धा से सीख लेता है और यह कहता है कि नहीं, सभी सुखी होने चाहिए, सबको बेहतर जीवन मिलना चाहिए। यह है जीवन। इसी पे चल रहे हैं बिल गेट्स, इसी पे ही चल रहे हैं अजीम प्रेम जी,
नहीं तो पैसा भरा हुआ है, क्यों किसी के लिए कोई काम करेगा भाई? बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को भी नहीं दी, उससे झारखंड के आदिवासियों के जो गांव को गोद ले लिया, ऐसा समझिए। रतन टाटा, ये सब महान विभूतियां हैं। गोद लेना क्या है? हमारी सब कुछ आम लोगों के लिए है। एपीजे अब्दुल कलाम जो आपके राष्ट्रपति रहे, क्या किया? 1 रुपए वेतन लेते थे और हर पैसा बांट देते थे। इसको कहते हैं कि हमारी कोई जरूरत ही नहीं है भाई। दुनिया के अगर आप देखें तो आज पूरी दुनिया में जितने राष्ट्रपति हुए अलग अलग देशों में, कलाम साहब का नाम भारत के राष्ट्रपतियों में नहीं, जितने भी राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं, सरलता में, सहजता में और सबको लेकर चलने में उनका सबसे बड़ा नाम है। जब वो निकले अपने राष्ट्रपति भवन से, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो मेरा एक मित्र है, उनके पास ही था उस समय, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में है वो, तो उसने कहा कि मैं उन्हीं के साथ था। वो अपनी केवल बुक्स लेके निकले कि हमें, और जब आप राष्ट्राध्यक्ष होते हैं बहुत सारे उपहार मिलते हैं अलग अलग देशों से, कोई भी आता है लेके ही आता है कुछ ना कुछ, आप भी देते हैं और आपको भी मिलता है। इसके पहले जितने राष्ट्राध्यक्ष हुए वो सब जब अपना छोड़ते हैं तो सब लेके जाते हैं होके, कई दिन तक आर्मी के ट्रक्स आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, ये सामान वो पहुंचाओ, का कुछ नहीं, बुक्स केवल चाहिए। इसको कहते हैं महानता। महानता जो शब्द जो लिखने से नहीं आती, करने से आती है। तो यहां यह बात समझना पड़ेगा कि वर्तमान संदर्भों में तो ये और प्रासंगिक हो गए और इसी की जरूरत है। इसीलिए बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो कहते हैं, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो या महादेवी वर्मा हो, इन लोगों ने कहा है कि कामायनी रचना अमर कर देती है जयशंकर प्रसाद। लिखा, ठोस लिख दिया है, आज की दुनिया में इसकी ज्यादा जरूरत है। और वर्तमान समय में सबसे बड़ा संकट है पर्यावरण संकट, जिससे सब डूब के मरेंगे एक दिन। कौन सा संकट? पर्यावरणीय संकट है। संकट, पूरा विश्व जूझ रहा है पर्यावरणीय संकट से। इस विषय पर जयशंकर प्रसाद अगर आप देखें तो महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उससे वो जुड़ते हुए नजर आते हैं। इन्होंने यही कहा है कि अति औद्योगिकरण जो हो रहा है, अत्यधिक जो विकास हो रहा है, अधिक से अधिक पेड़ काटो, अधिक से अधिक अपने संसाधनों का दोहन करो, उससे ही समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इस पे नकेल लगनी चाहिए, इस पे जो रुकना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा यह प्रकृति हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, किंतु किसी लालची व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती। यह प्रकृति सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन क्या लालची व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती है? तो नहीं। इसलिए अपनी प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना बहुत ज्यादा जरूरी, केवल जीने के लिए। यहां जीने के लिए हम ले ही नहीं रहे, सब काट दो, सारा पेड़ काट दो, ले चलो उठा के, जो सारी चंदन की लकड़ियां काट ले चलो, इसी बनी पुष्पा, सब खत्म कर देंगे हम। ये नहीं सोच रहे हैं कि जंगल खत्म हो जाएंगे तो जानवर कहां जाएंगे, इकोसिस्टम कैसे चलेगा, ऑक्सीजन कहां से आएगी, कुछ नहीं पता, कुछ सोचना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले पैसा कहां से आ रहा है? लकड़ी बेचो। आप जाके हर जंगल के पास में आप देख लीजिएगा, वहां पे कुछ ऐसे लोग जो अवैध शिकारी होते हैं, जो केवल जो जानवरों का शिकार नहीं करते, पेड़ पौधों का शिकार कर रहे हैं। पेड़ काटना उनका काम, और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। तो दोहन ये चीज भी है। और क्या है? अगर आप देखें तो यही बात जो है आपको सतत विकास की अवधारणा में दिखाई देगी। जो सतत विकास की अवधारणा है क्या है? कि भाई उतना ही आप लें जितने से काम बने।
आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ जाएं, इको फुटप्रिंट। और अगर इस तरीके से आपने नहीं किया तो आप अतीत बन जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं आपके जाने के बाद। जो श्रद्धा का दृष्टिकोण है वो ऐसा ही है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, सबके प्रति दयालुता का भाव होना चाहिए, और एक समरस व्यवस्था की बात करते इधर। अगर आप देखें तो हर जीव जंतु के अधिकार की बात की जाए, जितने भी जीव जंतु हैं उनके अधिकार की बात हो रही। जीव जंतु के अधिकार की बात, इस पे आप जानते हैं बिश्नोई समाज ने सलमान खान को क्या से क्या ही करा दिया। हिरणी तो मारा था एक काला, लेकिन क्या हुआ आपको पता है? इंसान मार दीजिए आप बच जाएंगे, लेकिन इस समय आपने जानवर मार दिया। ऐसे समाज में जहां पर जानवरों की बड़ी पूछ है, तो आप जिंदगी भर के लिए नप जाएंगे। और ये केवल भारत में नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये कहा गया है कि इंसानों के साथ साथ जो जानवर हैं उनके भी कुछ अधिकार है, इस बात को भी उठाया गया है। इनके भी कुछ अधिकार नहीं, क्या ये क्या सभी हैं फीके? अधिकार तो है ना इनके कुछ, ये फीके तो नहीं। इस बात को उठाया गया है। आज भी अगर आप देखें, पेटा ऐसी संस्था है, पेटा, जो पूरे विश्व में इस बात की चेतना फैला रही है कि जानवरों के अधिकार भी होते हैं। पेटा नामक संस्था। कामायनी अपने समय से बहुत आगे की रचना है। कामायनी अपने समय से बहुत आगे की रचना है। जो मुद्दे आज की दुनिया में उठ रहे हैं, उसी समय जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना में लिख दिया। ये होती है आगे की सोच, विजनरी अप्रोच। जो दुनिया में होगा पहले ही दिख रहा है। जो दूरबीन से देखेगा उसी को दुनिया दिखाई देगी। जिसने दूरबीन का जो शब्द ही नहीं सुना, वो क्या दुनिया देखे? दूरबीन क्या है? जब आप सोचने बैठते हैं तो आपको आगे का भविष्य भी दिखता है कि अब क्या होगा। आने वाले समय में रोबोट रोबोट को मारेंगे, इंसान तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। रोबोटिक्स वॉर होंगे, सीमाओं पर भी रोबोट खड़े होंगे। रोबोट हार गया देश, जो दूसरा देश कब्जे में चला। जिसकी रोबोटिक्स बहुत मजबूत होगी वही चलेंगे। अगर ये सब बात आपको समझ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज विश्व में जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे मनु और श्रद्धा दोनों ने ही पशुओं के अधिकारों का समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं आज ये रचना समरसता का संदेश दे रही है। क्या क्लियर? बोलिए। ठीक है। क्या क्या समझा आज आपने? कामायनी का सफल कृति, ये समझ लिया? ठीक है। और जो समरसता का संदेश, ये समझ लिया? और कामायनी की बिंब योजना, कामायनी की बिंब योजना, एक हेडिंग बनाइए, थोड़ा लिख दीजिए। हाँ, कामायनी की बिंब योजना।
हिंदी साहित्य में बिंबों का प्रयोग, हिंदी साहित्य में बिंबों का प्रयोग लगभग सभी रचनाकारों के द्वारा किया गया है, लगभग सभी रचनाकारों के द्वारा किया गया है, परंतु जो कवि अपनी बिंब क्षमता के लिए परंतु जो कवि अपनी बिंब क्षमता के लिए जाने जाते हैं, उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे आगे है। उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे आगे है। अगला पॉइंट, प्रसाद की बिंब योजना का दर्शन, प्रसाद की बिंब योजना का दर्शन कामायनी के प्रथम सर्ग, कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता से ही दिखने लगती है। कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता से ही दिखने लगती है। उन्होंने प्रलय की घटना और चिंता में डूबे मनु, उन्होंने प्रलय की घटना और चिंता में डूबे मनु का वर्णन इतनी सहजता और तन्मयता से किया है, इतनी सहजता, मनु का वर्णन इतनी सहजता और तन्मयता से किया है कि पाठक के सामने चित्र बनने लगता है। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को देख सकते, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, बैठ शिला शीतल छां, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। अगली लाइन, एक पुरुष भीगे नैनों से, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, देख रहा था प्रलय प्रवाह। देख रहा था प्रलय प्रवाह। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट लिखिए कि बिंब दो प्रकार के होते हैं, बिंब दो प्रकार के होते हैं, एकल बिंब और संश्लिष्ट बिंब। बिंब दो प्रकार के होते हैं, एकल बिंब और संश्लिष्ट बिंब।
एकल बिंब, संश्लिष्ट बिंब। एकल बिंब किसी एक ज्ञानेंद्रिय पर सक्रिय होता है। एकल बिंब किसी एक ज्ञानेंद्रिय पर सक्रिय होता है, परंतु जो दो या दो से अधिक ज्ञानेंद्रियों पर सक्रिय हो, परंतु जो दो या दो से अधिक ज्ञानेंद्रियों पर सक्रिय हो, ऐसे बिंब को संश्लिष्ट बिंब कहते हैं। ऐसे बिंब को संश्लिष्ट बिंब कहते हैं। कामायनी में एकल बिंब और संश्लिष्ट बिंब, कामायनी में एकल बिंब और संश्लिष्ट बिंब का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया गया है। एकल बिंब और संश्लिष्ट बिंब का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया गया है। मतलब एक आंखों, मान ली एकल बिंब का मतलब क्या है, जो आंखों पे असर करे, एक हमारी ज्ञानेंद्रिय। जो संश्लिष्ट बिंब का मतलब आंखों पे भी असर करे, कान पे भी असर करे और दिमाग पे भी असर कर जाए, ऐसा बिंब बना दे। उदाहरण लिखिए, सघन गगन में भीम प्रकंपन। इसीलिए तो बोला है यहाँ पे दिनकर जी ने कि इनको सुनने के बाद दिमाग उड़ जाता है। सघन, जो गगन में, सघन गगन में, सघन गगन में, सघन गगन में, सघन गगन में भीम प्रकंपन, भीम प्रकंपन, सघन गगन में भीम प्रकंपन, भीम प्रकंपन, भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके, झंझा के, झंझा के चलते झटके। जब झंझा आता है तूफान, सघन गगन में भीम प्रकंपन, कंपन होने लगा, सब जगह कांप रहा है। सघन गगन में भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके, झटके चल रहे, झंझावात चल रहा है। क्या होता है झंझा? बिजली, जब बारिश होती है तो झंझावात हो जाता है। सड़क गरज के आता है ना न्यूज में, जो जो गरज चमक के साथ जो बरसात हुई, उसको कहते हैं झंझावात। तो ये शब्द, अगला पॉइंट बनाइए। कुछ विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने बिंब क्षमता के परीक्षण के लिए, कुछ विद्वानों ने बिंब क्षमता के परीक्षण के लिए दो प्रकार के बिंबों की चर्चा की है। दो प्रकार के बिंबों की चर्चा की है। एक लक्षित बिंब, एक लक्षित बिंब, दूसरा उपलक्षित बिंब, उपलक्षित बिंब। एक लक्षित बिंब और दूसरा उपलक्षित बिंब, उपलक्षित बिंब। लक्षित बिंब अपनी प्रकृति में, लक्षित बिंब, लक्षित बिंब अपनी प्रकृति में सरल होता है, जिसे सामान्य जीवन में अनुभव किया जाता है।
जिसे सामान्य जीवन में अनुभव किया जाता है। ऐसे बिंबों का प्रयोग जब लेखक रचना में करता है तो उसे लक्षित बिंब कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? लक्षित बिंब वो बिंब होगा जो अपनी प्रकृति में सरल होगा और जिसे आप अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। ऐसे बिंब क्या कहलाएंगे? लक्षित बिंब। आगे लिखिए। प्रसाद जी ने लक्षित बिंबों का भी प्रयोग किया है। उदाहरण लिखिए। उसी तपस्वी से लंबे थे। उसी तपस्वी से लंबे थे। देवदारू दो चार खड़े। देवदार के पेड़ होते हैं। देवदारू दो चार खड़े। कैसे? जैसे तपस्वी लोग अपनी तपस्या करते हैं वैसे ही पेड़ खड़े थे। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। ये क्या है? लक्षित बिंब का उदाहरण है। अगला पॉइंट। इसके विपरीत उपलक्षित बिंब अपनी प्रकृति में कुछ जटिल होते हैं। जहां कवि अमूर्त भाव या विचार को बिंब के रूप में सामने रखना चाहता है। अमूर्त भाव या विचार को बिंब के रूप में सामने रखना चाहता है। ऐसे बिंबों में कवि प्रतीक का प्रयोग करता है। एवं लक्षणा शक्ति को भी शामिल करता है। जयशंकर प्रसाद में यह क्षमता हमें अत्यधिक दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद में यह क्षमता हमें अत्यधिक दिखाई देती है। उदाहरण। इसका मतलब क्या हुआ? उपलक्षित बिंब ऐसे बिंब है जहां कोई भाव या विचार अमूर्त होगा, जहां कुछ दिखेगा नहीं, और ऐसे विचारों और ऐसे भावों को प्रकट करने में जयशंकर प्रसाद को महारत हासिल है, जो मनु मन है। तो उदाहरण देखिए क्या है। कामायनी कुसुम वसुधा पर
कामायनी कुसुम वसुधा पर, लिखो उदाहरण। कामायनी कुसुम वसुधा पर। कामायनी कुसुम वसुधा पर, कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी न वह मकरंद रहा। पड़ी न वह मकरंद रहा। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी न वह मकरंद रहा। वह मकरंद रहा। एक चित्र बस रेखाओं का। एक चित्र बस रेखाओं का। एक चित्र बस रेखाओं का, है उसमें अब रंग कहाँ। है उसमें, है उसमें अब रंग कहाँ। ये है कामायनी कुसुम वसुधा पर। अभी भी वही है जहां से मनु छोड़ के गया था। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी, वहीं पे है, लेकिन वहां पे फूल तो है लेकिन खुशबू नहीं है। ना वह मकरंद रहा। फूल तो है लेकिन उसकी खुशबू कौन है, मनु है, वो चला गया वहां से। आगे क्या है, एक चित्र बस रेखाओं का। एक चित्र है, यादें, यादें, यादें ही रह जाती हैं। अब उसमें रंग कहाँ, उसमें कोई रंग उंग नहीं। बाद में जब मनु आएगा तो रंग आएगा। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से बात को रखना, इसमें चीजें सामने आती। ठीक है, तो हो जाएगा बिंब योजना। ठीक। अगर आप देखें तो कामायनी में जो प्रकृति का वर्णन किया गया है, कोमल रूप में भी किया गया है और विध्वंसकारी रूप में भी किया गया। कामायनी में प्रकृति का वर्णन, जो प्रकृति बहुत कोमल है तो बहुत विध्वंसकारी भी है। अगर आप एक टॉपिक बनाएं कि प्रकृति का वर्णन कोमल और विध्वंसकारी रूप में या प्रलयकारी रूप में, नया बनाना है। कामायनी में प्रकृति वर्णन, जो प्रकृति के कोमल और जो प्रलयकारी रूप का वर्णन। कामायनी में प्रकृति के कोमल एवं प्रलयकारी रूप का चित्रण। जो प्रलयकारी रूप क्या है, कि जब प्रकृति अपने विनाश पर आती है या जब मानव अत्यधिक इस प्रकृति का दोहन कर लेता है तो प्रकृति उसको बैलेंस करती है। अगर आपने देखा होगा तो खेतों को बहुत समय तक उत्पादन लेने के बाद छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे खेत होते हैं जहां 1-2 साल उत्पादन लेने के बाद उनको 2-3 साल छोड़ दिया जाता है कि उससे उर्वरा शक्ति आ जाए वापस। कि जो कुछ भी उत्पादन होता है ये जमीन की उत्पादकता पर होता है। जहां की जैसी जमीनें होंगी वहां पर वैसी उत्पादकता होगी। उत्पादकता जो भट अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब इसको बैलेंस करने के लिए प्रकृति अपने रूप खेलती है। तो लोग कहते हैं कि प्रकृति उत्पात मचा रही है। उत्पात नहीं मचाती, वो बैलेंस करती है।
अब बैलेंस करेगी तो भाई जब धरती हिलेगी तो लोग मरेंगे, तो हो गई। क्या है? जीवन तेरा क्षुद्र अंश व्यक्त नील घन माला में। मनु कहता है जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में। व्यक्त नील घन माला में। इस दुनिया में, इस संसार में तेरा जीवन क्षुद्र अंश है। सौदामिनी संधि सा सुंदर। ये जो बिजली चमक रही है, जैसे बिजली चमकने में थोड़ा सा प्रकाश हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन है। वैसे ही तुम थोड़े से प्रकाश की तरह से अभी चमक रहे हो, फिर खत्म हो जाओगे। क्षण भर रहा उजाला में। क्षण भर का उजाला है, इसके लिए इतना फड़क रहे हो। नहीं, दीपक जब बुझने वाला होता है और फड़फड़ाने लगता है, जाना है जाना है जाना, और तेज जलेगा, और गुस्सा आ रही है हमको, इसका मतलब जाना है अब तुमको। ये समझा रहा है मनु। यहां ये बात है। और जब जब झंझावात आए, प्रकंपन आए, अभी भूकंप आ रहा है, जो सघन गगन में जो भीम, जो प्रकंपन अभी आपने लिखा था ना, जो सघन गगन में भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके, झंझा के चलते झटके। अभी बाउंडर आ जाए सब खत्म कर दे, अभी सुनामी आ जाए। तो ये क्या है? ये ऐसे दृश्य हैं जहां पर प्रलय है। प्रलय तो होना ही है। क्यों होगा? क्योंकि हम मान नहीं रहे, तो प्रलय हो ही जाएगा। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम प्रलय को रोकने वाले प्रहरी बन सकते हैं। होगा प्रलय, हम हो सकता है बच जाए, कोई मनु के रूप में बच जाए, कोई श्रद्धा के रूप में बच जाए। उस समय जो नाव बनाई थी, इस समय कोई जहाज बना ले हम, वो जहाज कहीं निकल जाए दूर, तो बच सकते हैं। अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय तो ये होने वाला है। इसलिए अभी से जहाज बनाने की तैयारी करिए। जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है वो अपनी इंजीनियरिंग का प्रयोग कर लें जहाज बनाने में, तो काम करना पड़ेगा। ये बात दिखेगी। इसके अलावा कोमल, कोमल तो इतनी है प्रकृति की, आप उसकी गोद में जाके सो जाए। लेकिन कोमल तब तक रहेगी जब तक आप उसके साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ने में उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है। नव जो वेदांती दर्शन है, जो नव्य वेदांती दर्शन, उसमें प्रकृति को ईश्वर का ही रूप माना गया है। जो सेवा द्वैतवाद है, उस दर्शन में भी प्रकृति को ईश्वर का रूप माना गया है। कहते हैं कि प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और सहज रहती है। सहजता अगर आपको सीखनी है तो प्रकृति से सीख, परिवर्तन सीखना है तो प्रकृति से। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। रोज प्रकृति तैयार होती। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। लिख लीजिए वहीं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। बासी फूल कभी श्रृंगार नहीं करते प्रकृति के यौवन का श्रृंगार। यहाँ जो माली है वो एक दिन पुराना फूल दे सकता है देवता को चढ़ाने के लिए, लेकिन प्रकृति कभी ऐसा काम नहीं करती। रोज नए पुष्प आते हैं, उसके बाद प्रकृति खिल जाती है। यह है प्रकृति का। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी। मिलकर वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उसकी धूल। मिलकर, जो मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। आह उत्सुक है उनकी धूल, मतलब जो फूल हैं वो भी जो धरती पर गिरते हैं नीचे, लेकिन जो जो मिट्टी पर गिरते हैं उसका भी एक आनंद है। एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। कबीर कहता है, मिट्टी कहे कुम्हार से ना रोंदे मोह,
एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो चिंता मत कर। आज मिट्टी को तू ले लेके जो तू बना रहा है कटोरी गिलास, मैं तुमको बताऊंगी कि तूने कितनी कटोरी गिलास बनाया। यही बात यहाँ कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? जो प्रकृति का श्रृंगार खुद प्रकृति अपने आप करती, रोज नए पुष्प आते हैं, रोज अच्छे तरीके से कोयल बोलती है, सब बढ़िया चलता है। वहां कोई अगरबत्ती नहीं जलाते, यहाँ रोज अगरबत्ती जला रहे हो, रोज पाप कर रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं, आ उत्सुक है उसकी धूल, वो नीचे गिरने में भी उत्सुकता उसको है। इसके अलावा ये प्रकृति जो है मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करती। पेड़ पौधे लगा दीजिए घर के पास अपने कमरे में, तो देखिए उठने का कितना मजा आता है, हरियाली सी लगती है। छत पे पेड़ पौधे लगा दीजिए, देखिए कितना मजा आता है। इसके बारे में भी आता है, यह प्रकृति परम रमणीय, लिख दो, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी। यह प्रकृति बहुत रमणीय है, अखिल ऐश्वर्य भरी, ऐश्वर्य कोयल बोलती है, आपने सुना ही होगा, कोयल बोलती है, बड़ा मजा सा आ जाता है। उसका भी वर्णन इन्होंने किया है। कोयल बोलती है तो कभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी बोली कोयल जैसी है, उसका मानवीकरण कर दिया। नहीं, कोई चलता है कहते हैं कि हिरण जैसा। ये इसीलिए आती है कल्पना। जो आप वहां देखते हैं तो लोग कहते हैं मृग नयनी, उसकी आंखें सुंदर है, पता नहीं मृग नयनी की आंख कितनी सुंदर होती है, या जो मृग की आंख कितनी सुंदर होती है। अब देख लीजिए, अब सीता जी को मृग नयनी कहा गया है, इसीलिए लगता है कि जब मृगा सामने आया तो वो खुद ही मृग नयनी थी, उलझ गई होगी कि वो मृग की आंख ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, तो पकड़ लो। तो यहां आप देखेंगे ये भी चीज दिखाया गया है। एक लाइन आती है जहां पर जो श्रद्धा को लेकर मनु एक बात कहते, क्या तुम्हें देखकर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी, जैसा तुम बोलती हो वैसा ही क्या कोयल भी बोलती थी। क्या तुम्हें देखकर आते यूं, देखो, क्या तुम्हें देखकर आते यूं, क्या तुम्हें देखकर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी, क्या तुम्हें देखकर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी। अगली लाइन, उस नीरवता में, उस नीरवता में जहां कोई ना हो, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली। जब कोयल सुबह बोलती है तो कलियां खिलने वाली होती हैं तो खिल उठती। कभी कभी कोई कुछ बोल देता है तो ऐसा लगता है कि मरने वाला जी उठता है, ये भी होता है। यह है मानवीकरण। इस पे फिल्मों में खूब गाने बने, कोयल सी तेरी बोली, यही है। लेकिन पहले कोयल, उसके बाद कौवा, नहीं, पहले कोयल तरह से लोग बोलते हैं, फिर क्या होता है धीरे धीरे समझ जाते हैं कि कोयल बनने की जरूरत नहीं है, कोयल बनने से काम नहीं चलेगा। पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, उसके बाद ज्वालामुखी। ये उदाहरण आते हैं, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जीवन में वह आनंद रहता है, तो व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता करता है एक दूसरे की, सब बहुत अच्छा चल रहा है, तुमसे अच्छा कौन हो गया, तुमसे अच्छा कौन, हमारे जीवन में तुम्हारे आने से एकदम ये हो गया वो हो गया। बाद में पता चलता है यार कि जीवन तो अच्छा नहीं हुआ, अब क्या करें। कोई ऐसा इस धरती पे नहीं है जो ये कह दे हम संतुष्ट, कोई ऐसा नहीं, चाहे जितना अच्छा उसका जीवन दिखता हो। फिर क्या होगा,
चंद्रमुखी से बनेगी सूरजमुखी, थोड़ी सी गर्मी देगी जो सुबह शाम। उसके बाद फिर क्या होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अब ये इससे भी काम नहीं चल रहा है, तब हो जाएगी ज्वालामुखी, रात दिन गोला, रात दिन आग। तो दुनिया में हर जगह जहर ही जहर है। तो यहां ये भी एक बात समझ में आएगी, यहां अच्छा है, ये बता रहे हैं कि मतवाली कोयल है। आगे जो प्राणी जगत है उसका बचे रहना जरूरी है, इसका उदाहरण आपने लिखा था। ये प्राणी जो बचे हुए हैं, लिख दो, ये प्राणी जो बचे हुए हैं, ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, इनके कुछ अधिकार नहीं क्या? ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, जगती बड़ी की मात्रा, इस अचला जगती के, इनके कुछ अधिकार नहीं है क्या? इनके कुछ अधिकार नहीं क्या? इनके कुछ अधिकार नहीं क्या? ये सब ही हैं फीके। ठीक, ये तो पूरा वर्णन हो गया, जो प्रकृति का वर्णन हो गया। इस अभी तक जितना आपने वर्णन लिखा है सब नेचर का वर्णन है। कोमल दृश्य कहाँ दिखते हैं? देखिए कोमल दृश्य कहाँ दिख रहे हैं? ऊषा के सुनहले तीर बरसती, देखिए वहीं, ऊषा के सुनहले तीर बरसती, ऊषा के सुनहले तीर बरसती, 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 ऊषा के सुनहले तीर बरसती, बरसती, ऊषा के सुनहले, सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा के सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसका मतलब समझ पाए आप? जब सूर्योदय होना वाला होता है उससे पहले हल्की लालिमा आती, देखा सब है आपने, लेकिन अब वही बात, जयशंकर प्रसाद की बात नहीं समझ पाएंगे ना तो मजा नहीं आएगा। आप रोज देखते हैं सुबह, यहाँ क्या है, ऊषा सुनहले तीर बरस, जब सुबह, जब सूर्य निकलने वाला होता है उससे पहले रहता है चांद और तारा। अगर आप देखेंगे सुबह उठ के तो एक चांद आधे आकार में दिखाई दे, उसके नीचे दिखाई देगा एक चमकीला तारा, ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, हल्का अंधेरा रहेगा। उसके बाद हल्का अंधेरा के बाद जो गुलाबी होने लगेगा वो है सुबह, और उसी सुबह की देवी है उषा। उषा जैसे ही निकल के आई है श्रद्धा कहीं से, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, और ऐसे ऐसे समय में हाथ जोड़ के लोग खड़े होते हैं कि हाँ अब आगवानी होने वाली है, आने वाले हैं सूर्यदेव, उसके पहले लालिमा फैल जाती ये है। और उसके बाद जैसे ही सूर्य उदित होते हैं सबके जीवन में प्राण संचार हो जाता, ये यहां कह रहे हैं। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, ये क्या है, कोमल चित्र। तो यहाँ पर कोमल, फिर प्रकृति के चित्र, फिर जो भयंकर चित्र, ये सारे चित्र खींचे हैं। इन सारे चित्रों में जयशंकर प्रसाद को जबरदस्त ऊंचाइयां मिली हैं, और खींचने में मतलब कभी कभी ये होता है कि आप जो बात कहना चाहते हैं उसको ना कह पाए तो फिर वो बात अच्छी नहीं होती, लेकिन आप जो कहना चाहें उसके लिए आपको शब्द मिल जाएं, वो बातें आप रख पाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसा अभी हमारे नेताजी, वो जो चाहते हैं वो बोल देते हैं, और अद्भुत प्रभाव से बोलते हैं, जनता को मजा सा आ जाता है। अगर आपकी बात हर व्यक्ति को समझ में आ जाए,
इसका मतलब आप उतने ही बड़े आदमी। आपकी बात कुछ लोगों को समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप उसी वर्ग के नेता हैं। तो ये यहां समझना हो। आज के लिए यहीं रुकेंगे हम, और कल इसके आगे चर्चा करेंगे। कल इसके आगे चर्चा हम लोग क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, हो गया कामायनी। कुछ इसके जो सर्ग हैं उनकी कुछ लाइनें पढ़ के सुना देंगे आपको। जैसे श्रद्धा सर्ग में एक लाइन है, नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला। जैसे लगता है कोई मॉडल आई हो। अभी आप सुनिएगा यहाँ क्या है। नील परिधान, एक नीला कपड़ा पहना है। अब वो कुछ अंग दिख रहे होंगे, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच जैसे गुलाबी रंग। ये है बिंब, ये है चित्र। कल चर्चा करेंगे, थोड़े से आपको नए नए उदाहरण बता देंगे जिसका इस्तेमाल करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, खूब अच्छे अच्छे यहाँ वर्णन किए। कौन हो तुम, पूछते हैं मनु, कौन हो तुम जो बसंत के दूत में विरस, पतझड़ में अति सुकुमार, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत। तुम कवि की कल्पना हो, कौन हो? मनु को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन आया कैसे आया। मनु अपने से बात कर रहा है। कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। मेरा मानस तो एकदम शांत था, उसमें हलचल पैदा हो गई। कौन हो तुम? मनु के प्रश्न हैं जब श्रद्धा आती है, श्रद्धा सर्ग में। तो ठीक है, कल इस पे जो है थोड़ी सी चर्चा करके कुछ नए नए उदाहरण भी लिखेंगे जिसका इस्तेमाल आप करें। ठीक, चलिए आज के लिए यहीं रुकिए।